हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले अध्याय में या पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन किए। वहां बताया गया था किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो या तो वो आकर्षण बल का अनुभव करे या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर वैद्युत क्षेत्र में हम लोग पढ़े वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़े, कैसी होती हैं। तो बताया गया कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की तरफ निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं। ऋण आवेश से वैद्युत बल रेखाएं अनंत से पृष्ठ पर आती हैं, अभिलंबवत आपतित होती हैं। दो धन आवेश हैं तो उनके मध्य वैद्युत बल रेखाएं कैसे खींचे थे, कल हम बताए थे कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो उनका जो बना था वो कुछ ऐसा बन गया था, ऐसे। ठीक है, इसी तरह से ऋण आवेश में बना था। धन आवेश के लिए ये तीर बाहर की तरफ थे और ऋण आवेश के लिए अंदर की तरफ थे। फिर दो अगर प्लस और माइनस चार्ज दोनों आपस में रखे हैं एक साथ, तो उसके कारण वैद्युत बल रेखाएं कैसी थी, तो वहां पे आपको दिखाया गया था कुछ ऐसा फिगर बना था। ठीक है, और फिर बताया गया था कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो वो कैसा होगा। तो आपको बताया गया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए एक समान वैद्युत बल रेखाएं ऐसी खींची जाती है, समांतर खींची जाती हैं, और दोनों वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी, किन्हीं दो वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जितनी दूरी हो यहाँ पे भी उतनी दूरी हो, इसके नीचे अगर खींचे तो वहाँ पे भी उतनी दूरी हो और समांतर हो एक दूसरे के, तो वो फिर एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में 4-5 पॉइंट हम लोग कल लिखे भी थे। उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो तीव्रता मतलब होता है इंटेंसिटी, इंग्लिश में कहते हैं। तीव्रता मतलब अगर हम लोग समझे तो इसका मतलब होता है ताकत। किसकी ताकत? वैद्युत क्षेत्र की ताकत। चलिए तो समझते हैं पहले कि मान लीजिए एक आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, एक आवेश है प्लस क्यू। अगर धन आवेश है तो इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर ऋण आवेश हो तब भी उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, अगर धन आवेश या ऋण आवेश है तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होगा, जिसमें कोई दूसरा आवेश अगर इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाए तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। चलिए चेक करते हैं। हम एक आवेश को ले आए +1 कूलाम वाले आवेश को। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझना शुरू करते हैं। हम +1 कूलाम आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र यानी प्लस क्यू के चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र है उससे बाहर रखें। तो आपको पता है कि जब भी किसी आवेश को हम बाहर रखते हैं वैद्युत क्षेत्र से तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, तो बहुत कम लगता है, उसको नगण्य मान लेते हैं। चलिए तो जब हम उसको इसके अंदर लेते हैं इस पॉइंट पे, चलो हमने एक पॉइंट ले लिया ए, और ए पॉइंट पर इसको जब आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ए पॉइंट पर जब ले आए उसको, तो हम यहाँ पे देखें कि उस आवेश पर लग रहा है 5 न्यूटन का बल। ठीक है, समझने के लिए मान लेते हैं कि हम 1 कूलाम वाले आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु ए पर ले आए, तो हमने देखा कि उस आवेश पर कितना बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। फिर आवेश को थोड़ा सा और पास किए, आवेश को हमने कर दिया बिंदु बी पर। जब आवेश को बिंदु बी पर किए तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी पहले की तुलना में घट गई। पहले दूरी यहाँ से यहाँ तक थी इतनी, अब दूरी यहाँ से यहाँ तक है, कम हो गया है। तो कूलाम का नियम कहता है कि फोर्स जो होता है वो बल जो होता है विद्युत का अनुपाती होता है दूरी के वर्ग के। यहाँ पे दूरी अधिक थी इसलिए फोर्स 5 न्यूटन लगा, अब यहाँ पे दूरी कम हो गई तो फोर्स 5 न्यूटन से अधिक लगेगा कि कम लगेगा? आंसर है अधिक लगेगा। तो यहाँ पे जब चेक किया गया तो यहाँ पे आया फोर्स निकल के 10 न्यूटन। ठीक है, और पास ले आए, दूरी और कम हो गई, फोर्स और अधिक हो गया, तो यहाँ फोर्स हो गया 20 न्यूटन। ठीक है, हमने क्या किया, एक आवेश को जिस पर चार्ज 1 कूलाम था प्लस क्यू, दूसरा कोई आवेश था जिस पर चार्ज 1 कूलाम था, उस 1 कूलाम वाले आवेश को वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू वाला जो वैद्युत क्षेत्र बनाता है चारों तरफ, उसमें बिंदु ए पर ले आए तो हमने देखा 5 न्यूटन बल लगा। बिंदु बी पे ले आए तो 10 न्यूटन बल लगा। बिंदु सी पर ले आए तो 20 न्यूटन बल लगा।
ठीक है, ऐसे हमने प्रैक्टिकल किया। अब दूसरे आवेश को ले आते हैं। अब 1 कूलम वाले आवेश को हटा दिया और हमने उससे दूना यानी 2 कूलम वाले आवेश को ले आए उस वैद्युत क्षेत्र में। सभी आवेशों के लिए टेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ पे कितना बल लगता है। तो जब हमने 2 कूलम वाले आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनता है उसके भीतर बिंदु A पर ले आए, तो हमने देखा कि पहले जो 1 कूलम आवेश के कारण 5 न्यूटन का बल लग रहा था, अब वो 2 कूलम आवेश के कारण बल की मात्रा बढ़ गई और हो गया 10 न्यूटन। क्योंकि आवेश बढ़ गया तो बल भी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो बल होता है वो 1/4πε0 K Q1 Q2 में R² होता है। यहाँ पे Q1 क्या है? पहला आवेश जो वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, और Q2 क्या है? दूसरा आवेश जिस पर बल लग रहा है। तो जो बल की मात्रा होती है वो दूसरे आवेश पर भी निर्भर करती है। जो बल की मात्रा होती है वो दूसरे आवेश पर भी निर्भर करती है। जब बल 1 कूलम था तो फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन, लेकिन जैसे ही हम जब आवेश 1 कूलम था तो बल लग रहा था 5 न्यूटन, लेकिन जब आवेश को 2 कूलम कर दिया हमने तो देखा कि बल बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आवेश की मात्रा बढ़ रही है तो फोर्स भी बढ़ेगा। अगर यहाँ दूना हो रहा है, देखिए 1 कूलम पे 5 न्यूटन, 2 कूलम पे 10 न्यूटन हो गया। ठीक है, दूसरे बिंदु पर यहाँ पे ले आए, जब बिंदु P पर उस आवेश को ले आए तो अब हमने देखा कि 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और जब बिंदु C पे ले आए तो आपको पता होना चाहिए कितना न्यूटन फोर्स लगा, 40 न्यूटन फोर्स लगा। ठीक, हम जब उसको बिंदु A पर ले आए तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा, बिंदु B पे ले आए 20 न्यूटन का फोर्स लगा, बिंदु C पर ले आए तो 40 न्यूटन का फोर्स लगा। यानी एक ही बिंदु पर देखिए, अगर इस आवेश के कारण जो चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, तो उस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम बिंदु A को ले रहे हैं तो इस बिंदु A पर कभी बल 5 न्यूटन लग रहा है, कभी बल 10 न्यूटन लग रहा है। अगर आवेश ले आए, दूसरा कोई आवेश ले आए तो उस पर बल कुछ और लगेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 3 कूलम वाले आवेश को ले आए तो यहाँ पर बल कितना हो जाएगा? मान लीजिए 15 न्यूटन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश की मात्रा बढ़ गई तो बल की मात्रा बढ़ गई। यानी किसी आवेश के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र में हम अगर अलग अलग बिंदु लें तो उस अलग अलग बिंदु पर लगने वाला बल जो है वो निर्भर करता है कि कौन सा आवेश आ रहा है, आवेश की मात्रा कम है कि अधिक है। अगर आवेश की मात्रा अधिक है तो लगने वाला बल भी अधिक हो जा रहा है, आवेश की मात्रा कम है तो लगने वाला बल भी कम हो जा रहा है। केवल अगर सिंगल एक पॉइंट A को लें तो A पर कभी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, कभी 10 न्यूटन का बल लगेगा, कभी 15 न्यूटन का बल लगेगा, कभी 20 न्यूटन का बल लगेगा, कभी 50 न्यूटन का भी बल लगेगा। लेकिन एक बात है, एक छोटी सी बात यह है कि अगर बिंदु A पर देखें, इस आवेश के चारों जो क्षेत्र बन रहा है उसमें बिंदु A पर देखें तो यहाँ पे जो 5 न्यूटन का बल लग रहा है किस आवेश के कारण? एक आवेश के कारण, पहले प्लस 1 कूलम वाले आवेश के कारण। इसको अगर हम सॉल्व करें यानी बल की मात्रा बटे में आवेश की मात्रा, तो 5/1 आ रहा है न्यूटन प्रति कूलम। पहले आवेश के कारण यहाँ पे बल बटा में आवेश की मात्रा कितनी आ रही है? 5 न्यूटन प्रति कूलम। अगर हम इसी बिंदु पर दूसरे आवेश के कारण देखें तो दूसरा आवेश था 10 न्यूटन का, दूसरे आवेश पे 10 न्यूटन का बल लग रहा था और आवेश की मात्रा कितनी थी? 2 कूलम। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10/2 कितना हो गया? 5 न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पे भी अगर तीसरा आवेश इसके बिंदु A पर ले आ रहे थे तो बल लग रहा था 15 न्यूटन का और आवेश की मात्रा कितनी थी? 3 कूलम। तो यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना आया? 5 न्यूटन प्रति कूलम। यानी चाहे हम बिंदु A पर 1 कूलम वाले आवेश को भेजें, 2 कूलम वाले आवेश को भेजें, 3 कूलम वाले आवेश को भेजें, एक राशि है या एक फिजिक्स की भौतिक राशि है जो कभी चेंज नहीं हो रही है, और वो यहाँ पे है बल बटा में आवेश की मात्रा। पहले आवेश के लिए भी 5 न्यूटन प्रति कूलम है, दूसरे आवेश के लिए भी 5 न्यूटन प्रति कूलम और तीसरे आवेश के लिए भी 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो अब इससे हम समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे nवां आवेश आएगा, कोई और आवेश आएगा तो उसके लिए भी 5 न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पे एक भौतिक राशि है जिसका मान हमेशा 5 न्यूटन प्रति कूलम होगा। ठीक है, और इसमें अगर ये जो 5 न्यूटन प्रति कूलम है, इसमें अगर हम आवेश की मात्रा से गुणा कर दे तो वहां लगने वाला बल निकल के आ जा रहा है। अगर हम 5 न्यूटन प्रति कूलम में 2 कूलम वाले से गुणा कर दें तो 5 गुना कितना हो जा रहा है? 10 न्यूटन। कूलम से कूलम कट गया। ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो 5 न्यूटन प्रति कूलम जो बल बटा में आवेश की मात्रा निकल के आ रही है बिंदु A पर, ये नियत है। इस आवेश के कारण यहाँ पे जो बल बटा में आवेश की मात्रा है वो नियत है, ये चेंज नहीं हो रहा है। बल बटे में आवेश की मात्रा चेंज क्या हो रहा है? बल क्या चेंज हो रहा है? बल।
किसी के कारण पहले आवेश का 5 न्यूटन लग रहा है, दूसरे आवेश का 10 न्यूटन, तीसरे आवेश के कारण 15 न्यूटन, लेकिन क्या चेंज नहीं हो रहा है? तो बल बटे में आवेश की मात्रा। और जो चेंज नहीं हो रहा है उसे ही हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही ताकत बताता है कि इस बिंदु पर 5 न्यूटन प्रति कूलम का ताकत है, वो ये बता रहा है। हमने अभी निकाला बल बटा में आवेश की मात्रा 5 न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ पे बल बटा में आवेश की मात्रा कितना है? 5 न्यूटन प्रति कूलम। और ये बता क्या रहा है कि बिंदु ए पर ताकत है 5 न्यूटन की, जब आवेश की मात्रा कितना हो? 1 कूलम। यही बताएगा कि बिंदु ए पर ताकत है 10 न्यूटन की, जब आवेश की मात्रा कितना हो? 2 कूलम। ठीक है, यानी आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो लगने वाला बल भी बढ़ेगा, लेकिन दोनों का अनुपात होता है क्या होगा? नियत होगा। और ये जो अनुपात है जो हमेशा नियत हो रहा है, इसी अनुपात को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये इस आवेश पे निर्भर नहीं करती है। देखिए यहाँ पे 3 कूलम वाले आवेश को हम ला रहे हैं, तब भी 5 न्यूटन प्रति कूलम ही है सॉल्व करने पे। 2 कूलम वाले आवेश को ला रहे हैं तब भी 5 न्यूटन प्रति कूलम ही है। 1 कूलम वाले आवेश को ला रहे हैं तब भी 5 न्यूटन प्रति कूलम ही है। तो अगर हम 50 कूलम वाले आवेश को यहाँ पे लाएंगे तब भी बल बटा में आवेश की मात्रा कितना होगा? 5 न्यूटन प्रति कूलम ही होगा। यानी जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस आवेश पर निर्भर नहीं कर रही है ना, इस आवेश पर निर्भर नहीं कर रही है। तो निर्भर किस पर करती है? तो आंसर है निर्भर उस पर करती है कि जिस आवेश के कारण ये वैद्युत क्षेत्र बनता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बनता है उस पर निर्भर करता है। तो अगर ये वाला आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे 5 न्यूटन प्रति कूलम आया, तो अगर हम इस आवेश को चेंज कर दें, जैसे मान लें कि अगर यहाँ पे 10 कूलम का था आवेश और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन प्रति कूलम आया है, तो अब यहाँ पे कोई भी आवेश ले आओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं चेंज होगी। लेकिन ये चेंज तब होगा जब यहाँ पे आवेश की मात्रा चेंज कर देंगे। अगर 10 कूलम का हम यहाँ 20 कूलम कर देंगे आवेश की मात्रा, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आवेश की मात्रा को बढ़ा देंगे तो आवेश की ताकत बढ़ जाएगी, और जब आवेश की ताकत बढ़ जाएगी तो यहाँ पर लगने वाले बल का मान बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। और तीव्रता मतलब एक तरह से बताया शुरू में ही आपको कि ताकत होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र की ताकत किसी बिंदु पर, कि वहां पे किसी आवेश पर वो कितना बल लगाएगा, ये बताता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं कि ए पॉइंट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 10 न्यूटन प्रति कूलम, 10 न्यूटन प्रति कूलम। अब इससे अगर आपसे पूछे कि बताइए कि 30 कूलम वाले आवेश पर कितना बल लगेगा, तो तुरंत आप क्या करेंगे? अगर हमने आपसे पूछा कि बिंदु ए की ताकत है 10 न्यूटन प्रति कूलम, यानी 1 कूलम पे 10 न्यूटन का बल लगाएगा, तो आपसे पूछा जाए 30 कूलम पर कितना बल लगाएगा। तो इसके लिए समझिए कि अगर 1 कूलम पर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है तो 2 कूलम पर 20 न्यूटन का बल लगाएगा, 3 कूलम पर 30 न्यूटन का बल लगाएगा, 10 कूलम पे 100 न्यूटन का बल लगाएगा, 20 कूलम पे 200 न्यूटन का बल लगाएगा, और 30 कूलम पे 300 न्यूटन का बल लगाएगा। ठीक है, तो ये एक हमको भौतिक राशि, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक भौतिक राशि है जो ये बताती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर अगर हम किसी आवेश को ला रहे हैं तो उस पर कितना बल लगेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो फोर्स अपॉन आवेश की मात्रा है, यानी फोर्स अपॉन चार्ज, इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको दिखाते हैं ई से। तो ई बराबर होता है लगने वाला बल और बटे में आवेश की मात्रा। कौन सी मात्रा? जिस आवेश को हम ला रहे हैं, जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बन रहा है उसको नहीं, जिस आवेश को हम ला रहे हैं। तो अब हम किस आवेश को लाएं? क्योंकि हमने आवेश को क्यू रखा था जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र बना है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, क्यू नॉट कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। जहां क्यू नॉट को बोलते हैं, जहां क्यू नॉट इज इक्वल टू धन परीक्षण आवेश, इसको हम लोग बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। अब हम लोग धन परीक्षण आवेश क्या होता है इसको समझेंगे। इसको चलिए मिटाते हैं, सिर्फ लिख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कहते हैं लगने वाला बल और बटे में आवेश की मात्रा। कौन सा आवेश? जिसको हम लोग ला रहे हैं। तो यहाँ पे क्यू नॉट से हमने दिखाया उस आवेश को, और इस क्यू नॉट को कहते हैं, स्पेशली एक नाम से दिखाते हैं, और इसको कहते हैं धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश।
इसका क्या काम होता है धन परीक्षण आवेश का? तो समझिए कि हम कह रहे हैं कि अगर इस आवेश के चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, इस आवेश के चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, तो यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पर हमने ताकत निकाला, कितना है था 5 न्यूटन प्रति कूलम। ताकत आया था 5 न्यूटन प्रति कूलम इस आवेश के कारण। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक दूसरा आवेश ले जा रहे हैं तो दूसरा आवेश पहले आवेश पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? दूसरा आवेश पहले आवेश पर बल लगाएगा। अब जब दूसरा आवेश पहले आवेश पर बल लगाएगा तो पहला आवेश जो दूसरे आवेश पर बल लगा रहा है, यानी इस पॉइंट की जो ताकत होती है वो घट जाती है। समझिए कि अगर हमको इस पॉइंट की ताकत निकालना है, इस पॉइंट की ताकत हमने निकाला 5 न्यूटन प्रति कूलम आया, तो अगर हम किसी आवेश को ले जा रहे हैं तो इसके कारण जो कृपा बरस रही है, यानी ताकत जो बरस रही है, कृपा बरस रही है, अब हम यहाँ पे एक और आवेश ले आए तो यहाँ पे बरसने वाली कृपा थोड़ी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाएगी? कि अगर ये प्लस चार्ज है, अगर ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पे अगर हम किसी प्लस चार्ज को ले आएंगे तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, यानी जो कृपा आ रही थी थोड़ी सी कृपा हट जाएगी, और जब कृपा हट जाएगी तो यहाँ पे लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, अगर माइनस चार्ज ले आ रहे हैं, माइनस चार्ज अगर हम ला रहे हैं तो होगा माइनस चार्ज के कारण कि जो वैद्युत बल रेखा ऐसे निकल के सभी दिशाओं में जा रही थी, कल हमने बताया था कि जो वैद्युत बल रेखा ऐसे निकल के जा रही थी ना सभी दिशाओं में, ऐसे सिंगल चार्ज रहता तो ऐसे जाती है और हमको यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। लेकिन जब हम किसी माइनस चार्ज को ले आएंगे, माइनस चार्ज को ले आएंगे तो होगा क्या कि ये वाली कृपा तो यहीं बरसेगी, लेकिन जो कृपा इधर जा रही थी वो भी कृपा किधर हो जाएगी? घूम जाएगी। कल हम बताए थे कि ये ऐसे घूम जाता है, ऐसे नीचे से भी घूम जाएगा, यानी कृपा ज्यादा बरसने लगेगी, तो फिर से वैल्यू हमारी गलत आएगी। इसलिए हम करते क्या है कि यहाँ पे न प्लस चार्ज को लेते हैं न माइनस चार्ज को लेते हैं, बल्कि एक टेस्ट चार्ज को लेते हैं। इसको बोलते हैं एक तरह से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसे कहेंगे? तो बोलते हैं कि वह आवेश, वह धन परीक्षण आवेश जिसकी मात्रा अत्यंत कम होती है। यहाँ पर एक हम ऐसा आवेश को लेते हैं जिसके कारण यहाँ से जो बरसने वाली कृपा है, यानी यहाँ से जो लगने वाला बल है, उसके मान में कोई भी प्रभाव न आए। हम लोग ये चाहते हैं कि उसके मान में कोई भी प्रभाव न आए, और उसके लिए जिस आवेश का हम लोग चयन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? धन परीक्षण आवेश। यानी धन परीक्षण आवेश वह धन आवेश होता है जो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ज्ञात कराता है, लेकिन उसके मान में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। क्योंकि अगर हम प्लस चार्ज लेते हैं, ज्यादा ताकत वाला या किसी ताकत वाला प्लस चार्ज लेते हैं तो वो प्रतिकर्षण कर देता, कृपा बरसनी कम हो जाती। माइनस चार्ज लेते हैं तो आकर्षण कर लेता, ज्यादा कृपा बरसने लगती। लेकिन हम एक पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं, धन परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को लेते हैं, जो बस टेस्ट करता है, कोई फर्क नहीं, यहाँ पे इफेक्ट नहीं अपना दिखाता है, बस केवल टेस्ट करता है कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है, इसलिए हमने इसको दिखा दिया Q नॉट से। ठीक है, तो Q नॉट को याद रखिएगा, Q नॉट इसको कहते हैं, मैं लिख दूं इसको, क्या कहते हैं? Q नॉट कहते हैं। ठीक है, Q नॉट जो एक धन परीक्षण आवेश होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा, या किसी कार्य अगर हम निकाल रहे कार्य को बताएगा, विभव निकालेंगे तो विभव को बताएगा, आगे चल के विभव भी आएगा, जिसको निकालेंगे वो बताएगा, लेकिन वहां पे अपना कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो अब परिभाषा बनाया जाए तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर है F/Q। F क्या है? लगने वाला बल है, किस पर? F जो है लगने वाला बल है, लेकिन किस पर बल लग रहा है? Q नॉट पे, क्योंकि हमने इस आवेश को लिया है यहाँ पे, तो उसी आवेश पर ना बल लग रहा था, तो उस आवेश पर लगने वाला बल जो बाहर से हम ला रहे हैं, और F उस आवेश पर लगने वाला बल है, और Q नॉट क्या है? वह आवेश है जिसको हम लोग बाहर से ला रहे हैं। तो इन्हीं दोनों के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यानी अब परिभाषा देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे? तो बोलेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, परिभाषा सुनिए ध्यान से, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, ये तो परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बनाते हैं, वो तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो जाएगी। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बनाते हैं, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर,
वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लगने वाले बल, या ऐसे भी कह सकते हैं जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तब उस आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु की, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस पॉइंट की आती है। अगर हम इस पॉइंट की निकालें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और होगी। क्यों? क्योंकि लगने वाला बल चेंज हो जाता है। अभी आपको एक एग्जांपल बताए थे कि जब 1 कूलम वाले आवेश को ला रहे थे ए पे तो 5 न्यूटन प्रति कूलम का था, लेकिन जब बी पे ला रहे थे तो हमने देखा कि वहां पे बल कितना लग रहा था, 10 कूलम लग रहा था। बिंदु बी पर 10 कूलम बल लग रहा था, यानी वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और हो गई थी। ठीक है, बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन प्रति कूलम, बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम हो गई थी। एक ही आवेश था, यानी अगर बिंदु हम चेंज कर दें, यानी हम आवेश के पास आते जाएं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ते जा रही है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु का होता है, स्ट्रेंथ होता है, ताकत होता है, जो उस बिंदु के लिए सत्य होता है। यानी उस वहां से उस बिंदु की दूरी जो है, वहां पे अगर हम एक वृत्त बनाए तो उस वृत्त पे सभी बिंदु के लिए सत्य होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से दूरी r है तो ये r दूरी पर अगर हम एक वृत्त बनाए तो हर जगह दूरी r है, हर जगह दूरी r है, तो हर जगह दूरी r है तो सबके लिए सत्य है। ठीक है, तो फिर परिभाषा एक बार फिर से बनाते हैं। देखेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, ऐसे शुरू से, जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाते हैं तब उस आवेश पर, यानी जिस आवेश को हम लाएं उस आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश की मात्रा के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक ये परिभाषा। दूसरी परिभाषा यहाँ से बनाएंगे, इसको हम लोग एकांक धन परीक्षण आवेश भी कहते हैं। ठीक है, या परीक्षण आवेश भी कहते हैं। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक धन परीक्षण आवेश को लाने पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को, परिभाषा थोड़ी सी जल्दी हो गई, फिर से देखिए। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक धन परीक्षण आवेश को लाने पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु की, जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। धन परीक्षण आवेश के लिए, किसी भी आवेश के लिए सत्य होता है। बोलेंगे जब कोई आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तब उस आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों परिभाषा जल्दी से नोट कर लीजिए, उधर लिख देते हैं दोनों परिभाषा। पहली परिभाषा लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर चलो एक ही परिभाषा में उसको बना लेते हैं। किसी आवेश कोष्टक में लिख लेते हैं, इसी को हम लोग धन परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। कोष्टक में धन परीक्षण आवेश को लाने पर किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को यहाँ गलत हो रहा है, किसी बिंदु पर लाने पर उस आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश की मात्रा के अनुपात को
मात्रा के अनुपात को उस बिंदु की, यानी जिस बिंदु पर हम ला रहे हैं उस बिंदु की, या उस बिंदु पर लिख सकते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका भी हमने मात्रक निकाला था। इसका मात्रक कितना आया था? न्यूटन प्रति कूलम हर जगह आया था। बार बार हम उसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे आपको। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम व विमा न्यूटन की विमा mLT पे -2, mLT पे -2, और कूलम की विमा जो होती है वो आपको बताया गया है AT होती है। तो T ऊपर जाएगा तो T पे -1 एक और हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, और A ऊपर गया तो A पे -1, तो हो गया इसकी विमा। ब्रैकेट में लिखेंगे बड़े कोष्ठक में mLT पे -3, A पर -1 होता है। ठीक है, mL T पे -3, A पे -1 होता है। चाहे तो आप यहाँ भी नोट कर सकते हैं, mL T पे -3, A पे -1 होता है। हो गया? ठीक है, क्या यह एक सदिश राशि है कि नहीं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, जो किसकी दिशा में होती है? तो जो लगने वाले बल की दिशा में होती है। क्यों? क्योंकि इसके सूत्र में, अगर इसके सूत्र को देखा जाए तो इसका सूत्र केवल निकल के आ रहा है E बराबर F/Q। अगर परीक्षण आवेश ले ली है तो परीक्षण आवेश Q0, E बराबर हो गया F/Q0। अब आवेश तो सदिश राशि होती नहीं है। सदिश राशि कौन है? बल। तो अगर बल सदिश राशि है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होगी। किधर दिशा होगी? बल की दिशा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो आंसर है जिधर बल की दिशा होगी। अगर ये आवेश है तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और यहाँ पे किसी आवेश पे अगर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी। और यही अगर आकर्षण बल रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? अंदर की तरफ होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होती है? आंसर है जिधर बल की दिशा होती है उस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इस सूत्र को नोट कर लेंगे और लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा बल की दिशा होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा बल की दिशा होती है, या फिर कहें वैद्युत बल की दिशा होती है। जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कार्य करेगी। बल की दिशा, जिसकी दिशा बल की दिशा होती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसका सूत्र देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग आवेशों का वितरण देखेंगे। सतत आवेश वितरण, आवेश का वितरण कितने प्रकार से होता है। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।